हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 11 जुलाई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। अभी ये जो 9 और 10 जुलाई का सेशन नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शन है मुझे काफ़ी ज़्यादा, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन। और 9 और 10 के जो कुछ एमसीक्यूज हैं वो भी हम यहाँ पर 11 में ऐड कर रहे हैं, तो ये भी आपको कवर मिल जाएंगे। और पीडीएफ जो है वो आपकी डेली वाइज आपको ऐप में अपडेट करा दी गई है। वहाँ से 1 जुलाई से 11 जुलाई तक की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर एक एक करके मिल जाएगा, तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हमने आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड कर रखा है जो कि हमेशा मैं क्वेश्चन ऑफ द डे के माध्यम से पूछता ही हूँ। धोलावीरा ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट में जो है स्थित है। धोलावीरा एक फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन है और ये किस जगह पर स्थित है वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की यूसीसी जो समिति है इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द महाराष्ट्र यूसीसी कमेटी? अभी क्या हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है और इसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। तो इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपसे पूछा सकता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्होंने 7 सदस्यीय एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर कर रही है। यूसीसी का मतलब है कि जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए एक जैसा कॉमन लॉ ये यहाँ पर होगा। और एग्जामिनेशन में आपसे इसके हेड पूछे जा सकते हैं कि कौन इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि आने वाले टाइम पर आप ये देखेंगे कि जैसे जो इश्यूज़ हैं मैरिज के, डाइवोर्स के, इनहेरिटेंस के, अडॉप्शन के और मेंटेनेंस के, तो ये सारे के सारे एक लीगल फ्रेमवर्क में आएंगे। तो इसी के लिए इन्होंने ये जो पैनल है वो यहाँ पर प्रिपेयर करा है। और जो हमारा संविधान है इसके तहत ही इन सब चीज़ों को किया जा रहा है, आर्टिकल 44 के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ें बनाई गई हैं और इसमें जो भी ये मुद्दे होंगे इनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, ताकि इनको यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। दी स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप वॉज लॉन्च एट विच आइकॉनिक स्टेडियम? क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया का आपने देखा कि मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, तो भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स रोड मैप का शुभारंभ जो है किस बहुत ही फेमस एक स्टेडियम है वहाँ पर हुआ है, तो आपको उसका नाम बताना है। तो ये था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जिसको MCGB कहा जाता है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि साल 2032 और उसके आगे तक के लिए इन्होंने ये वाला एक रोड मैप बनाया, तो इसका भी इन्होंने जो पूरा एक इवेंट है वो आपका MCB में होता है ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें जो है खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स साइंस जैसी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर सिखाई जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी आपने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है एंथनी अल्बनीज़, तो इन्होंने पूरा अनाउंसमेंट किया मोदी जी के साथ मिलकर, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में यहाँ पर है। तो ये आपसे क्वेश्चन रिसेंट के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि अभी मोदी जी की यात्रा जब गई तो उस दौरान किस स्टेडियम में ये पूरा समारोह होता है, तो ये PM एंथनी अल्बनीज़ इन्होंने अनाउंस किया। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। और साथ में जो है ये भी कहा गया कि जो बिग बैश लीग है BBL, इसका पहला मैच जो है वो आपका चेन्नई में खेला जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर होती है ना काफ़ी बड़ी, जैसे हमारे IPL होता है ना वैसे इनका बिग बैश होता है, तो ये काफ़ी फेमस है वहाँ पर। तो इसका जो पहला मैच है अभी ये चेन्नई में कर रहे हैं, तो ये ओवरसीज़ करा रहे हैं, मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करा रहे हैं। तो इस वजह से ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। दोनों देशों के बीच अच्छी दोस्ती और इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत करना, इसके लिए जो है आने वाले समय में आपको पता है कि ये कॉमनवेल्थ गेम 2030 है और ब्रिस्बेन 2032 का ओलंपिक और पैरालंपिक है, तो इसके लिए जो है एक अच्छी तैयारियों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ सके। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को किस खनिज के निर्यात पर सहमति दी है? अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में मोदी जब गए हुए हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग समझौते भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और जो अल्बनीज़ हैं इनके साथ में हुए हैं। तो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो है इनकी एक एनुअल समिट जो है ना वो भी यहाँ पर हुई।
तो इसमें क्या हुआ है कि दोनों देशों के बीच में जो CECA है तो इस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी चल रहा है। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया है वो एग्री हो गया है कि वो यूरेनियम का जो है वो भारत को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये 2014 में जो इनका एक न्यूक्लियर कॉपरेशन डील हुई थी ना, तो उसको अब ये पूरी तरीके से लागू कर रहे हैं और बिजली बनाने के लिए जो यूरेनियम है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर भी रखे हैं, आप इसको PDF में जो है आप रीड कर सकते हो। और एक काफ़ी अलग तरीके की जो एग्रीमेंट्स हैं वो यहाँ पर हुए हैं। तो इसमें जो भारत की जो एनर्जी रिलेटेड जितने भी जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर कवर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और क्लीन एनर्जी को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। और दोनों देशों के बीच में जो अलग अलग जो समझौते हैं जिसमें डिफेंस है, समुद्री सुरक्षा जिसको मैरीटाइम सिक्योरिटी बोलते हैं, और जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो है इन्होंने सहयोग बढ़ाने के लिए आपस में जो है वादा किया है और यूरेनियम देने पर तैयार जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया है यहाँ पर। What is the lowered GDP growth forecast for India for financial year 2026-27 by the Asian Development ADB? तो जो एशियाई विकास बैंक जिसको ADB कहते हैं, तो इसने भारत की जो ग्रोथ जो है ना GDP ग्रोथ, इसका अनुमान अभी थोड़ा सा कम कर दिया है। ये 6.6% है, पहले जो है ये था 6.9% और 6.9% से जो है कम करके इन्होंने अब जो है ये कर दिया। तो इसका कारण इन्होंने ये बताया कि जो क्रूड ऑयल है और जो एनर्जी के आपने देखा कि दाम बढ़ रहे हैं और ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी महंगा हो रहा है, तो इस वजह से जो प्रोजेक्शन है इसमें यहाँ पर कमी आई है। ठीक है, पहले जो इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था अप्रैल में वो 6.9 का दिया था, अब ये 6.6 है। तो इसका रीज़न ये है कि वेस्ट एशिया में जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है क्रूड ऑयल की, ऑस्ट्रेलिया ये अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वजह से। तो यही मेन पॉइंट यहाँ पर है। और जो ADB है इसने भी बताया कि जो इन्फ्लेशन है इसके बढ़ने का अनुमान भी 5.2% यहाँ पर बताया है। ठीक है, ये जो एनर्जी प्राइस प्रेशर है इसकी वजह से। इंडिया रिसेंटली साइंड अ पैटर्न कॉपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज। अभी क्या हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR है और IP ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हुआ है। तो भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये हुआ है, तो इसमें भारत का जो CSIR है और IP ऑस्ट्रेलिया इनके बीच में एक कॉपरेशन होता है। तो इसके तहत क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो पेटेंट अधिकारी हैं ना, इनको भारत का जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है ना TKDL, उसको देखने के लिए इन्होंने बुलाया हुआ है। तो ये काफ़ी चर्चा में है कि TKDL क्या है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है और मेन मकसद ये है कि जो बायोपायरेसी है जो इसको रोकना। ठीक है, तो जो बायोपायरेसी होती है, जो रॉन्गफुल पेटेंट्स हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, मतलब यानी कोई दूसरा देश जो है हमारे पुराने नॉलेज ज्ञान को बताकर जो है अपना पेटेंट करा ले, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ऐसा कदम यहाँ पर उठाया गया है। तो TKDL जो है वो एक डिजिटल खजाना है जिसमें भारत की आयुर्वेद, योग और यूनानी जैसी पुरानी जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं ना उनको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो एग्रीमेंट है ये 9 जुलाई 2026 को होता है, बट अनाउंस 10 जुलाई को किया जाता है और यहाँ पर जो CSIR और IP ऑस्ट्रेलिया ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इसमें लगभग आप देखेंगे 5.2 लाख रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इसका डेटाबेस है, जो ये हमारा TKDL है। तो इसको दिखाने के लिए जो है यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। What is the amount of the financial support approved by the World Bank Group for India's rooftop solar program? तो आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड ग्रुप ने भारत में जो रूफटॉप सोलर होता है इसके लिए $890 मिलियन की जो मदद है, इतना जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये देने का यहाँ पर प्रॉमिस किया है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी क्लीन एनर्जी है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी और बिजली की जो पहुँच है वो सभी लोगों तक एक्सेस यहाँ पर हो पाएगी। तो ये जो $820 मिलियन का लोन है इसमें आप ये देखेंगे कि 60 मिलियन का सस्ता लोन है और $10 मिलियन का जो है मुफ्त सहायता लोन यहाँ पर है। इसका कंपोजिशन ये है और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक $4.2 बिलियन की जो प्राइवेट जो कैपिटल है वो भी जुटाएगा ताकि आम घरों के लिए सोलर पैनल जो है लगवाना और भी ज़्यादा सस्ता यहाँ पर हो सके। तो ये जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, बट आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछेगा कि कितना लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने, किस लिए दिया है। ठीक है, रूफटॉप सोलर डिप्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है,
Which country recorded the fastest growth in intangible investment among the world's 15 largest economies according to the World Intangible Investment Report 2026? आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 है, अभी इसके हिसाब से अगर बात की जाए कि भारत जो है वो एक तरीके का ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बनकर निकला है। तो ये जो इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप ऐसे देखें कि ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि सॉफ्टवेयर ब्रांड या फिर टेक्नोलॉजी वगैरह में जो करते हो ना, इंटेंजिबल, जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात की जाए कि दुनिया की लगभग 15 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को आप देखोगे तो भारत ने जो है इंटेंजिबल में काफ़ी बढ़िया जो है काम किया है और अच्छे से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। तो अगर हम बात करें तो ये भारत का नाम काफ़ी ऊपर आ भी रहा है और दुनिया की जो 15 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं इसमें भारत ने जो है काफ़ी तरक्की की है। साल 2023 में भारत का ये जो निवेश था वो लगभग 78.2 बिलियन था, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो ये लगभग ग्रोथ 7.9% से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत का जो सबसे ज़्यादा पैसा है, जो मनी है, वो सॉफ्टवेयर और डेटाबेस इसमें लगा हुआ है। तो ये लगभग 45% है। तो अगर आप बात करें कि हम एक तरीके से जो वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में जो भी रिलीज़ हुई है, इसको WIPO रिलीज़ करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम BIPO बोलते हैं। तो इसने कहा है कि एक तरीके से एक ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस है और इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट हमारा काफ़ी ज़्यादा है, वो लगभग 45% नियरली सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस में है। और ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल 21.8% है, R&D में 12.7 है, डिज़ाइन में 11% है और ब्रांड्स में 9.3% है। तो हम अपना मेजर जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर इंटेंजिबल पे रख रहे हैं, तो इसलिए से इस रिपोर्ट में हमारा नाम यहाँ पर आया है। तो एक तरीके से जो नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी है ना, तो वो भारत जो है वो बन रहा है और काम की रफ्तार और क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहेगी। हाल ही में MSMEs के लिए गुणवत्ता एवं बाजार पहुंच बढ़ाने हेतु किस दो संगठनों ने समझौता यहाँ पर किया है? तो अभी क्या हुआ है कि दो ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक MOU साइन किया जिससे कि वो स्ट्रेंथन, मतलब मजबूत कर पाएँ किसको, क्वालिटी एंड मार्केट एक्सेस फॉर द MSMEs। तो ये है QCI एंड NSIC। QCI को बोलते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और NSIC का मतलब है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो इन्होंने जो है 5 ईयर का एक MOU जो है वो यहाँ पर साइंड हुआ है और इससे जो है क्वालिटी, कम्पिटिटिवनेस और मार्केट एक्सेस जो है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ज़्यादा बेहतर मिल पाएगा। तो इस समझौते को करने का मेन फ़ायदा क्या होगा? एक्चुअली क्या है कि जो छोटे उद्योगपति हैं ना, तो इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना और इनकी जो मार्केट है ना, इसको आगे इम्प्रूव करने में मदद करना। तो इसमें जो है आपका Z जो सर्टिफिकेशन है, MSME ग्लोबल मार्ट और SPRS जैसी कई जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, तो इनको जो है बेसिकली एक साथ जोड़ दिया गया है। तो जो छोटे छोटे उद्योग जो है वो ZED सर्टिफाइड ये है, इससे होंगे और इनको ऑनलाइन व्यापार करने और AI का इस्तेमाल करने और विदेश में जब सामान भेजना ना, तो उसमें काफ़ी मदद यहाँ पर मिलेगी। और ये जो छोटी छोटी जो उद्योग टीम है, तो इसके लिए टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेट देने का अरेंजमेंट जो है ये भी किया जा रहा है, जिससे कि और ये बेहतर चीज़ें बनेंगी यहाँ पर। Which new technological system is being used for the distribution of the EPF interest for the financial year 2025-26? जो EPFO है इसको बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो साल 2025-26 के लिए जो EPF है इसकी जमा पर 8.25% ब्याज ये देने वाला है, ठीक है। पहले तो ये पॉइंट समझ लो। तो इन्होंने ये कहा है कि कौन सा जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है ये यूज़ हो रहा है EPF इंटरेस्ट के लिए, तो ये हो रहा है CITES, जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज IT इनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्रेडिट करेगा 8.25% जो इंटरेस्ट है ये आपके लिए, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितना ये कर रहा है, तो ये बेसिकली 8.25% का ब्याज जो है वो EPF जमा पर देने वाला है, ठीक है। और ये जो ब्याज है वो 15 जुलाई 2026 तक जितने भी जो इसके मेंबर्स होंगे इनके अकाउंट्स में जो है ये आ जाएगा। लगभग 34 करोड़ EPF अकाउंट्स हैं, तो उनके पास ये रिसीव होगा। आप ऐसे समझ लें कि लगभग 1.44 लाख करोड़ की जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, वो यहाँ पर भेजी जाएगी।
और ये काम बहुत जल्दी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो साइट्स जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज आईटी इनेबल्ड जो ये प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से जो है ये पूरा प्रोसेस जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। According to the IMF's July 2026 World Economic Outlook report, what is the projected GDP growth rate for India for financial year 2026-27? देखो, IMF को बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इन्होंने साल 2026-27 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है इसका अनुमान 6.4% का बताया। अप्रैल का महीना अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ये प्रोजेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा था, 6.5% था ये, ठीक है। तो अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और जियोपॉलिटिकल है इसकी वजह से चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, तो बहुत ही स्लाइटली चेंज यहाँ पर हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि अगले साल 2027-28 के लिए जो भारत की जीडीपी है वो ये कहा जा रहा है कि 6.7% रहने का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर है। तो 27-28 के लिए जो IMF है इसके हिसाब से 6.7% इन्होंने करा है, बट अभी राइट नाउ ये थोड़ा सा डाउन हुआ है 6.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। तो ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। ISRO recently successfully completed the flight acceptance hot test of which engine for the LBM-3 M7 मिशन। तो इसरो ने जो LBM-3 M7 मिशन के लिए अपना एक CE-2O जो एक क्रायोजेनिक इंजन होता है इसका इन्होंने एक हॉट टेस्ट किया हुआ है, ठीक है, CE-20 जिसको बोलते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो तमिलनाडु का एक जगह है जहाँ पर महेंद्रगिरी में एक इसरो प्रोपेल्स कॉम्प्लेक्स है जिसको बोलते हैं IPRC। तो ये तमिलनाडु में IPRC में इसको किया गया। और ये जो CE-20 इंजन है ये पूरी तरीके से कहाँ पर इंडिजीनियस है, मतलब भारत में ये बनाया गया है, ठीक है, पहली चीज़ इंडिजीनियसली है। और ये जो LBM-3 रॉकेट है इसके ऊपरी हिस्से जो अपर स्टेज होती है ना, इसको बहुत हाई पावर ये बेसिकली देगा। तो इस बार सबसे खास बात ये रही कि पहली बार नोजल प्रोटेक्शन जो सिस्टम है NPS, इसके साथ इंजन का जो परीक्षण है वो 22 टन थ्रस्ट शक्ति पर किया गया। मतलब 22 टन थ्रस्ट जो है इस पावर के साथ इन्होंने इसको आगे टेस्ट किया हुआ है। और सबसे पहली बार इन्होंने नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ में इस चीज़ का टेस्ट यहाँ पर किया है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये वही शक्तिशाली इंजन है जिसने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे बड़े जो मिशन थे इनको सफलतापूर्वक जो है अंतरिक्ष में भेजा था। तो अब गगनयान के लिए जो है पूरी तरह तैयार जो ह्यूमन रेटेड जो है वो यहाँ पर ये हो चुका है। तो गगनयान मिशन जो है भारत का ये इसके लिए इन्होंने एक बढ़िया काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं लोग। According to the World Investment Report 2026, what was India's rank among the world's largest FDI recipient in 2025? तो अभी जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 है तो इसके हिसाब से भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा निवेश पाने वाले देशों की सूची में कौन से नंबर पर आ गया है? तो ये 11वें नंबर पर आ गया है। तो ये आपको पता करना है कि भारत की जो रैंक है वो है यहाँ पर 11th, ये है इंडिया की रैंक, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि साल 2025 में भारत में जो FDI इन्फ्लोज था वो 44% की ज़बरदस्त जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और ये 38.89 बिलियन जो है ये यहाँ पर आ गया। तो पोजीशन हमारी 11 है और 38.89 बिलियन जो है ये हमारा FDI इन्फ्लोज जो है काफ़ी बड़ा है, 44% के साथ में हमारा इतना है। अब ये 26 के जो आंकड़े हैं वो आपको 27 में देखने को मिलेंगे। तो जो 25 के आंकड़े हैं वो अभी आए हुए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी खास है क्योंकि दुनिया के जो अन्य जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं तो इसमें अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ये केवल 2% रही है। तो भारत ने केवल निवेश लिया ही नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा निवेश किया भी है, अलग अलग देखेंगे। तो ये जो है लगभग $30.66 बिलियन ये हमारा रहा है। अगर आप इंडियाज़ आउटवर्ड FDI रोल देखोगे तो ये हमारा $35.66 बिलियन यहाँ पर है। और इससे भारत की जो पावर है वो यहाँ पर दिखाई देती है कि जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है वो भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिले हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जो 14.5 मिलियन का जो डेटा सेंटर है जो अभी अल्फ़ाबेट इंक्लूसिव जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके द्वारा जो है अनाउंस किया गया था, ये भारत में ही बन रहा है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रही हैं। तो बैंक जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 11th हुई है और 2024 में ये 13 थी, बट 25 के आंकड़े इतने बेहतर थे कि अब 11 हुई है। अब आगे देखते हैं कि 2026 में जो है डेटा तो उसके हिसाब से 27 में जो आंकड़े आएंगे वो क्या कहेंगे, ठीक है। तो FDI में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है, 44% जो इन्फ्लोज है ये इंक्रीज होकर $38.89 बिलियन तक
पहुंचा है। विच इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी क्या हुआ है कि इंग्लैंड टीम के जो कैप्टन हैं जिनका नाम है बेन स्टोक्स, तो उन्होंने कह दिया कि जी अब तो हम पूरी तरीके से संन्यास ले रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ट्रेंट ब्रिज में चल रहा है अपना तीसरे टेस्ट मैच के बाद जो है ये अपना वो कर देंगे। और बेन स्टोक्स का जो 15 साल का करियर ये बहुत बहुत स्पेशल रहा है। 2019 का वर्ल्ड कप आपने देखा इंग्लैंड को इन्होंने क्या से कहाँ पहुंचा दिया। 2022 में T20 वर्ल्ड कप, इसमें इनका पूरा रोल था, तो ये बहुत बेहतर करा था। 2022 में भी इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बने और कोच जो ब्रेडन मैकलम इनके साथ मिलकर इन्होंने जो बेसबॉल स्टाइल है ना इसकी शुरुआत यहाँ पर की थी। तो ये काफ़ी बेहतर इनके आंकड़े जो हैं वो बताते हैं। और अगर आप टेस्ट क्रिकेट में बात करोगे तो लगभग 7,000 के आसपास इनके टेस्ट रन हैं, 250 विकेट्स हैं। तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर इनका नाम यहाँ पर लिया जाएगा। Which telescope network did scientists use to identify hidden supermassive black holes recently? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भारतीय जो खगोल भौतिकी संस्थान है जिसको IIA बोलते हैं, तो इसके वैज्ञानिकों की जो टीम है इन्होंने जो छिपे हुए सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं इनकी पहचान की है। तो इसके लिए इन्होंने जो मेरिलियन रेडियो एरे है इसका यूज़ किया है। और आप ऐसे समझें कि ब्लैक होल्स को ढूंढने के लिए जो वैज्ञानिक है इन्होंने यूके में एक 7 रेडियो टेलीस्कोप का जो नेटवर्क है जिसका नाम है मेरिलियन। तो मेरिलियन जो इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने आसपास की लगभग 280 जो गैलेक्सीज है इनका अध्ययन यहाँ पर किया और इस रिसर्च में पता चलता है कि लगभग 1/4 1/4 जो गैलेक्सियों में जो एक्टिव ब्लैक होल्स हैं, और ये भी कहा गया है कि पहले के पुराने तरीकों में जो है ये दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अब इन्होंने देखा है किससे, मेरिलियन से। ठीक है, तो मेरिलियन रेडियो एरे ये नेटवर्क ऑफ द 7 रेडियो टेलीस्कोप है यूनाइटेड किंगडम में। तो उससे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 280 नियर बाई गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये ब्लैक होल्स काफ़ी ज़्यादा फेंटेड है, मतलब धुंधले हैं, लेकिन जो रेडियो जेट और जो ऊर्जा छोड़कर जो गैलेक्सी को एक तरीके से डेवलप करने की बड़ी भूमिका जो है ये हमेशा निभाते भी हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो मॉडर्न जो हमारा ब्रह्मांड है ना, तो इसमें ब्लैक होल के बढ़ने का सबसे जो मुख्य तरीका है वो ये है लो लेवल एक्रेशन। तो यही यहाँ पर माना गया है। तो वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज में जो एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं इनको ढूंढ लिया है, और जो अब तक ये छिपे हुए थे तो उन्होंने इसके लिए एक रेडियो टेलीस्कोप जो है एक बहुत ही पावरफुल नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन किया। और ये एक्सपेरिमेंट एक तरीके से ये भी दिखाता है कि जो गैलेक्सीज हैं इनके डेवलपमेंट में ब्लैक होल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। द इम्प्रूवमेंट नोटिस मैकेनिज्म हैज़ बीन इंट्रोड्यूस अंडर विच एक्ट। हाल ही में इम्प्रूवमेंट नोटिस मैकेनिज्म जो है किस अधिनियम के अंतर्गत जो है इन्होंने इसको शुरू किया है। तो ये जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 है, इसके तहत। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो उपभोक्ता मामलों के विभाग होते हैं ना, तो इन्होंने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में इम्प्रूवमेंट नोटिस मैकेनिज्म इस नाम का नया एक रूल जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आपको बताना चाहूँगा ये भी कि इससे जो है जन विश्वास अधिनियम जो 2026 है बेसिकली, तो इसके ज़रिए इन्होंने लागू किया है ताकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर लागू होगा। तो जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं और MSMEs हैं, तो इन सभी पर जो है ये लागू करेगा। अगर कोई जानबूझकर धोखाधड़ी करेगा, बार बार रूल्स तोड़ेगा ना और कस्टमर के साथ में गलत करेगा, तो उसे पहले की तरह ही सख्त कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने अभी जो चेंजेस है वो यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपसे एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछा जा सकता है। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो है इस तरीके का अच्छा काम इन्होंने किया है। तो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस एक्ट 2026 में के थ्रू इन्होंने जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2019 है, तो ये इन्होंने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नोटिस मैकेनिज्म ये किया है। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इसके द्वारा। ये व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGBs 2026। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन है ये बेसिकली आयोजित किया है। तो इसका
उद्देश्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है टू चार्ट अ रोड मैप फॉर विकसित ग्रामीण विकसित भारत। ठीक है, तो इन्होंने विकसित ग्राम विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर अपना रखा है। तो इसमें क्या होगा कि जो बेसिकली जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ना और कौशल विकास, ऐसे बड़े कार्यक्रमों जो हैं इनकी समीक्षा यहाँ पर इन्होंने की है। तो गवर्नमेंट ने जो सरस शक्ति इस नाम से एक नया जो कलेक्शन और कॉफ़ी टेबल बुक जो है ये भी यहाँ पर लॉन्च किया है। तो ये आपसे पूछा सकता है कि किसको, तो ये सरस शक्ति कलेक्शन है और ये सरस शक्ति कॉफ़ी टेबल बुक इसको भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स में इन चीज़ों को जो है एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से फैक्ट जो है पूछे जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट का लक्ष्य यही है कि 2029 तक 6 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति दीदी बनाना। तो ये तो मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। जो सरस आजीविका जो इनकी स्कीम है ये बहुत ज़्यादा जो है सफल रही है, तो जिसे अब 25 से ज़्यादा अलग अलग राज्यों के ब्रांड हैं वो जुड़े हुए हैं और हर साल 200 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल जो डेवलपमेंट है इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGB। ठीक है, और रोड मैप है कि अगर गांव विकसित होंगे तभी भारत विकसित होगा, तो विकसित ग्राम विकसित भारत। रिसेंटली हरियाणा एंड राजस्थान साइंड एन एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग द वाटर्स ऑफ विच रिवर। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी हरियाणा और राजस्थान के बीच किस नदी के जल बंटवारे पर एक समझौता हुआ है, तो यमुना पर। ठीक है, अभी जो हमारे यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह, तो इनकी मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो यमुना जल परियोजना है इसको लेकर एक MOA हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि 32 साल पुराने पानी के बंटवारे का जो पहले का विवाद चल रहा था ना वो अब यहाँ पर सुलझ गया है। तो यमुना नदी को लेकर ये विवाद था। ये जो प्रोजेक्ट है 1994 के यमुना जल बंटवारा जो था उसके समझौते पर ये बेस्ड है। तो इसकी जो कुल लागत है वो 34,102 करोड़ है। तो हो क्या रहा है कि इस योजना के तहत जो हथनीकुंड बैराज से जो राजस्थान को 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी 3 बड़ी पाइपलाइनों के जरिए जो है ये भेजा जाएगा और इससे राजस्थान के चूरू, सीकर और झुंझुनू जैसे उन इलाकों में जहां पानी की समस्या है उसको यहां पर दूर किया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को ठीक से चलाने और इसकी देखरेख के लिए इन्होंने एक खास जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। विच ऑब्जर्वेटरीज ऑर्बिट डिड नासा रिसेंटली रेज इन अ सक्सेसफुल मिशन। क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है कि नासा ने हाल ही में किस वेधशाला की कक्षा ऑर्बिट को बढ़ाने का मिशन जो है वो पूरा किया है। तो ये है नील गेल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी। तो नासा ने जो कैटलिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी है इसके साथ मिलकर एक स्विफ्ट बूस्ट मिशन जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। तो होगा क्या, इसका मकसद ये है कि जो नील गैरल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है तो इसकी जो ऑर्बिट को ऊपर उठाना है ताकि ये और ज़्यादा समय तक जो है वहाँ पर काम कर सके। तो इस मिशन के लिए इन्होंने लिंक नाम के एक रोबोटिक जो सर्विसिंग अंतरिक्ष यान है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रोबोटिक यान जो है वो स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी के पास जाएगा, उससे जुड़ेगा और उसे उसको धकेल कर बूस्ट करके ऊंची कक्षा में ले जाएगा। ठीक है, What is the number for the 24/7 हेल्पलाइन लॉन्च बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इन्होंने अभी 24/7 की अपनी नई हेल्पलाइन नंबर जो है इसको जारी किया है। तो ये 14490। तो जब कभी भी किसी वुमेन को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो 14490 डायल करके जो है अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। पहले जो इनका नंबर था वो भी वर्किंग है, ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग था। ये था 7827170170। तो इस नंबर को इन्होंने शॉर्ट कोड में 14490 के साथ में लिंक कर दिया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। ओके, तो ये वुमेन्स के लिए है, लेडीज़ के लिए जिनकी एज जो है 18 साल से ऊपर है वो लोग अपनी कंप्लेंट्स को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं डिजिटली और उनको इमीडिएट सपोर्ट जो उनके ट्रेंड काउंसलर्स हैं इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। विद विच कंपनी हैज़ द मिजोरम गवर्नमेंट साइंड एन MOU फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। देखो ऐसे लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो इनके लिए जो दृष्टिबाधित लोग हैं जो आंखों से सही से देख नहीं सकते, इसके लिए जो है मिजोरम सरकार ने अभी जो टोयोटा मोटर्स हैं जिसको बोलते हैं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स, तो इसके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। तो इसका मेन
पॉइंट ये है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं इनके लिए बेहतर पढ़ाई के मौके और जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं इनको प्रोवाइड यहाँ पर कराना। तो क्वेश्चन ये पूछाएगा कि मिज़ोरम का किसके साथ हुआ है, एक MOU साइन हुआ है टोयोटा के साथ में, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स TKM के साथ में, ताकि जो एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस को भी यहाँ पर मिल सकें। अब इसमें होगा क्या कि हर एक कंपनी होती है उसका अपना एक CSR होता है, मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके तहत इन्होंने जैसे कि जो हमारी सोसाइटी है इसका एक तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशनल ग्रोथ हो। अगर आपने देखा कि TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो ये कंपनीज जो हैं अपने CSR के थ्रू बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव लेते रहती हैं। अभी HCL का मुझे एक बहुत अच्छे से याद है कि ग्रेटर नोएडा में HCL ने क्या किया हुआ है कि जितने भी इनके अथॉरिटी के जो विलास बने हुए हैं, ठीक है, तो इनकी बाहर की जो गेटेड बाउंड्री होती है, ठीक है, जैसे कि सेक्टर से बाहर एक वॉल होती है जो सिक्योरिटी वॉल जिसको बोलते हैं, जिससे पूरा सेक्टर कवर होता है। तो इन पर बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाने का जो काम था वो HCL फाउंडेशन के तौर पर एज अ CSR के तौर पर किया गया था। क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ तो वहाँ पर जो हाउसेस हैं वो एक गेटेड पूरे फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कि कुछ तो बड़े लॉन्ग रेंज टॉवर्स होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं जो अपना इंडिविजुअल प्लॉट होता है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके आप रह सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे घर बने होते हैं और ये पूरा एक सेक्टर होता है। तो इस सेक्टर के अंदर नियर अबाउट मेरे सेक्टर में लगभग 950 हाउसेस हैं। तो ये अलग अलग 950 विलास बने हुए हैं। तो आप ये देखें कि 950 विलास के बाहर एक बाउंड्री होती है। इसका डेकोरेशन का जो काम था ना वो था तो अथॉरिटी का, लेकिन वो HCL के द्वारा किया गया था अंडर द CSR, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि CSR होता क्या है बेसिकली, ठीक है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात करें तो 5 क्वेश्चंस ये मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, आप इनको देख सकते हैं। और ये आज के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनका सही जवाब कमेंट सेक्शन में दें। PDF एप्लीकेशन में मिल जाएगी, अगर कोई डाउट आता है तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच। और 8448169188 ये मेरा नंबर है, आप इस पर हमसे जुड़ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डेली, वीकली, मंथली सब कुछ एक ही प्लेस पर मिल जाएगा।